हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। आस एजुकेशन परिवार आप लोगों के लिए लेकर चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 6 का। हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, तो आप लोग मुझे जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे कि एनसीईआरटी में और क्या है। आज क्लास 6 एनसीईआरटी का अंतिम और लास्ट अध्याय है। क्या है? अंतिम और लास्ट अध्याय है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। आज का अध्याय का नाम क्या है? भारत में जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव प्रणाली। ठीक है, वन्य प्राणी। एक बात बताइए कि इसमें पहला नाम आता है मौसम। क्या आता है? मौसम। एक हीरोइन गाना गाई थी, सुने हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ठीक है, देखिए वो वहां पे स्त्री का कहने का या नर्तकी का कहने का ये मतलब है कि आप मौसम की तरह तो नहीं ना बदल जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या? वहां पे अगर ये गाती कि तुम कहीं जलवायु की तरह तो बदल तो नहीं जाओगे, तो देखो जलवायु और मौसम में अंतर होता है, सुन लीजिएगा। जलवायु लंबे समय के बाद बदलती है, माने 3 महीना के बाद, 4 महीने के बाद एक बार बदलेगी। ठीक है, लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी बादल छा ली, अभी मौसम बदल गया। अबे सूर्य हो गया, धूप हो गया। यानी कि मौसम हमेशा बदलता रहता है। लिखिएगा, मौसम यह यह दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। यह दिन प्रतिदिन क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात यह कभी भी बदल सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए हीरोइन कहती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बदल तो ना जाओगे। आखिर में मौसम में कौन कौन सा बदलाव आ जाएगा? कौन कौन सा बदलाव आ जाएगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं शीत ऋतु। क्या है शीत ऋतु? एक बात बताओ भैया, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जहां पे मैं ध्यान देने योग्य मैं कह रहा हूं, ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर है भैया 23.5 डिग्री, जेकरा नाम है करक रेखा। ठीक है, इसी के बीच, ये बीचों बीच जाता है भारत से। इसका नीचे है 23.5 डिग्री, एकर नाम है भैया मकर रेखा। मकर रेखा। तो एक बात बताओ, जब 22 दिसंबर होता है तो सूर्य तो यहाँ लंबवत चमकता है, तो यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पे हमें किसका अनुभूति होती है? तो इस यहाँ पे हमें ठंडी की अनुभूति होती है। तो बस यही बात लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, लिख लेना है कि सूर्य जब 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध को बहुत कम रोशनी प्राप्त होता है। कम रोशनी क्या होता है? प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अर्थात इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। क्या होता है? शीत ऋतु होता है। क्या होता है? शीत ऋतु होता है। देखिए ये जा रही है बच्ची हमारी, हमारी ना है मन किसी की बच्ची होगी, जा रही है, ऊपर से छाता ओढ़ ली है, और कहाँ चल रही है? तो ये बर्फ में चल रही है। कहाँ चल रही है? बर्फ में चल रही है। ठीक ना, चलिएगा। ये मौसम कब से कब तक चलता है तो लिख लीजिएगा। यह जो मौसम चलता है, यह मौसम जो चलता है दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच तक चलता है। आप लोग भी जानते हैं फरवरी के बाद बसंत ऋतु चलने लगती है। क्या चलती है? फरवरी के बाद बसंत ऋतु चलने लगती है। जल्दी से लिखिए, लिख लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब आगे है ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? बाप रे बाप, यही होते हैं जब सूर्य भगवान हम लोग को नमस्कार करते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप, बस बस बस, अब नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? यही ग्रीष्म ऋतु होता है। अब यहाँ पे मैं बात बताऊंगा ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। देखिए फिर से यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करूंगा? कि फिर से अब मैं चर्चा करूंगा कि जब 0 डिग्री यहाँ है या जब 23.5 डिग्री यहाँ है, इस पर ये कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। 21 जून को चमकता है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि सूर्य जब 21 जून को, 21 जून को
कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत, लंबवत चमकता है, चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध को अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है? अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है? अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण यहां पर उत्तरी गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इस समय, इस समय ग्रीष्म ऋतु होता है। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु, क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु चलता है, याद रखना है। इस समय, इस समय हमारे उत्तर भारत में क्या होता है? बहुत ज्यादा हवाएं चलती है। लिखिएगा, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलने लगती है, गर्म हवाएं चलती है, चलती है, जिसे लूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लूह, लूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, यह जो समय होता है मार्च से लेकर, मार्च से लेकर मई के बीच तक होता है। मार्च से लेकर मई के बीच तक होता है, मई के बीच तक होता है। होता है क्यों? क्योंकि जून के बाद से बारिश होने लगती है, जून के बाद से बारिश होने लगती है। जब सूर्य 22 दिसंबर से उत्तरायण होने लगता है और 21 मार्च से भी उत्तरायण होने लगता है, तब ये होता है। ये हुआ ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, देख रहे हैं ये बकलोलवा को, ये बकलोल को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बकलोल को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, चलिएगा अगला देख लीजिएगा, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अगला चलिएगा, ये देखिएगा, ये बरसात के मौसम में, ठीक है, तन्हाई के आलम में, एक गाना सुने हैं कि बरसात के मौसम में और तन्हाई के आलम में आ न थोड़ा पी लिया जाए। गाना में याद नहीं आ रहा है आजकल, का हो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तब से गाना नहीं याद आ रहा है हमको, ये सोच रहे हैं गाना हमको याद आ रहा है। अच्छा, बरसात क्या होता है? तो बरसात होता है भैया जून से लेकर, जून महीने, एक जून से प्रवेश कर जाता है, जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है भारत में ये होता है। लिखिएगा कि बरसात जून से लेकर सितंबर तक में होता है। ठीक है, लिखिएगा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ से होता है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्या होता है? मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अब आगे अगर मैं अगला क्रम में मैं बात करूं आप लोगों से भैया, तो याद रखना है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो अरब सागर से पानी उठा के आप भारत के पश्चिमी तट से बरसात करते करते पूर्वी तट तक पहुंच जाती। ठीक है, तो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, कहता है जब मानसून चल देता है तो लिखिएगा कि मानसून, 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 मानसून की तेज हवाएं, तेज हवाएं पर्वतों से टकराकर, पर्वतों से टकराकर, टकराकर वर्षा कराती हैं। जब तक यह पर्वत से टकराएगा नहीं तब तक यह किसी तरीका से वर्षा होगा नहीं। 1 जून को मानसून प्रवेश करता है केरल में। कहाँ करता है? केरल में करता है। ठीक है, कहाँ करता है? केरल में करता है। एक बात याद रखना, 1 जून को मानसून केरल में प्रवेश करता है। अगला अब आ जाता है भैया आपके लौटते मानसून का मौसम। एक बात सुन भैया, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, 1 जून को यह प्रवेश कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। देखिएगा ये हिमालय में जाकर टकरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से अंतिम में कहाँ जा रहा है? तो राजस्थान में 15 जुलाई को कहे कि मानसून सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है? केरल में 1 जून को। अंतिम में, तो ये अंतिम में करता है आपके राजस्थान में। ठीक है,
जब यहां पर जाता है तो यहां पर हिमालय है, आप जानते हैं। अब हिमालय से टकराएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय से टकराने के बाद यह हवाएं पुनः क्या हो जाएगी, लौट जाएंगी, और लौटते समय बंगाल के खाड़ी से पानी उठाएंगी और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खूब चाप के वर्षा करा देगी। ठीक है, तो लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, जो लिखवा रहे हैं लिखिएगा, जब मानसून जब मानसून मानसून हिमालय से जाके टकराता है, हिमालय से जाकर टकराता है, टकराता है, तो वह वापस मुड़ जाता है। क्या होता है, वापस मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है। ठीक है, लिखिएगा, यह अक्टूबर नवंबर के बीच से वापस लौटता है, वापस लौटता है, और बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में वर्षा करा देता है। क्या कराता है, इसका कहने का मतलब होता है कि जब यह लौट के आएगा तब बंगाल के खाड़ी से पानी उठाएगा और आंध्र प्रदेश मैंने पूर्वी तट पे बारिश करा देगा। सिंपल से बात है, क्या पूर्वी तट पे बारिश करा देगा, इससे और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बात याद रखना है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, इंडिया क्लाइमेट कैसी है। आप जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है भैया, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की जलवायु है, ये बात याद रखना है। भारत की जो भी जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय। अगर भारत का जलवायु किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग जो भारत की कृषि जो है वो मानसून कृषि है, माने मानसून पे हम लोगों ने क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिएगा सुनिएगा, भारत की जलवायु क्या होती है, तो लिखिएगा, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्या है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्या है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, लिखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के, पूरा विश्व की बात है, भारत छोड़ो पूरा विश्व का, मेघालय के मानसीराम में होता है। मैंने भारत के मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है मानसीराम, मगर खरगोश के पूछा था, गारो खांसी जंतिया पहाड़ी पर होता है। ठीक है, चलिएगा, भारत का मानसूनी होता है, एक बात याद रखेगा। ठीक ना, चलिए, भारत की जो जलवायु होती है, लिखिएगा, जलवायु ऊंचाई, उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी। ठीक है, और ऊंचवाच से प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि जलवायु, देखिए हम जैसे समुद्र किनारे जो देश जो राज्य बसते हैं वहाँ हमेशा बाढ़, हमेशा पानी आता रहता है, लेकिन नहीं, अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में कहाँ से बाढ़ आएगा, जम्मू कश्मीर में कहाँ से ज्यादा बारिश होगी, नहीं होती है, बर्फ हो गई है। तो यानी कि ऊंचाई और जलवायु पर ये निर्भर करता है, ये क्या करता है, यह निर्भर करता है, एक बात याद रखना। ठीक ना, आगे अगर मैं कहूँ तो छोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ मानसूनी जलवायु के रूप में, तो इसे वर्णित किया जाता है, ये हटा दीजिए, ये जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जरूरत ना है। ठीक है, ये अब इतना ही है क्लाइमेट चेंज, इससे ज्यादा। हाँ, चलिएगा आगे। अब क्या कह रहा है इसके बारे में सोचिए, सुनिएगा थोड़ा। कह रहा है
प्राकृतिक वनस्पति माने नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा, भारत में कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है? आप जानते हैं कि वनस्पति पाने के पीछे कारण क्या है? पर्वतीय। पर्वतीय क्या होते तो लिखिएगा यह पर्वतों पर होता है। कहाँ होता है? यह पर्वतों पर होता है। ओहो, ठीक है, पर्वतों पर होता है। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ लिखिएगा, यह रेगिस्तानी एरिया में होता है। कहाँ होता है? यह रेगिस्तानी, रेगिस्तानी भागों में होता है। रेगिस्तानी भागों में होता है। यह उष्णकटिबंधीय क्या होता है? तो यह पश्चिमी घाट या मध्य या दक्षिणी भारत में होता है। क्या होता है? यह दक्षिणी भारत में, यह दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में होते हैं, होते हैं। मैंग्रोव वन लिखिएगा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो होता है, उष्ण, देखिए दो चीज होता है यहाँ। उष्णकटिबंधीय थोड़ा गड़बड़ा गया है। ये उष्णकटिबंधीय जो होता है, ये उष्णकटिबंधीय, इसको होना चाहिए उष्णकटिबंधीय, तो इसको होना चाहिए उपोष्णकटिबंधीय। उपोष्ण होना चाहिए। क्या? उपोष्ण। उपोष्ण यह कर्क रेखा के ऊपर पाई जाती है। कहाँ? यह कर्क रेखा के ऊपर पाई जाने वाली क्या होती है? यह वनस्पति होती है। एक बात याद रखना है, ठीक ना? चलिएगा, आपको तो केवल इतना ही लिखना था, हम अपने मन से इसको लिखवा दिए। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, तो देख लीजिएगा प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पर्वतीय है, तो पर्वत पर पाया जाता है तो पर्वतीय हो जाती है। अब कांटेदार झाड़ियाँ, अब कटेदार झाड़ियाँ कैसी होती है? देखो, कटेदार झाड़ियाँ ऐसे ऐसे होती है जो कि राजस्थान स्थान एरिया में ये पाया जाता है। बस दिखाने के लिए हम चित्र अपने मन से लिए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय कौन हो जाएंगे? यही उष्णकटिबंधीय, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के नीचे उष्ण, कर्क रेखा के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पाया जाता है बस, और उसके ऊपर शीतोष्ण पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन इस तरीके के वन होते हैं जो कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में इस तरीके का मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं कि आने वाले सुनामी से हमको बचाते हैं, यानी कटाव वटाव को रोकते हैं। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा, बस दिखाने के लिए लिए थे। यही है भैया उष्णकटिबंधीय। इसको उपोष्णकटिबंधीय, उष्ण इसको उपोष्ण कहना चाहिए। क्या चाहिए? इसको उपोष्ण होना चाहिए। है कहाँ? तो यह कर्क रेखा के ऊपर बसते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्या हो गया? मौसम क्या हो गया? मौसम। अच्छा हाँ, वन क्यों आवश्यक है? यहाँ एक चैप्टर है, अगला है कि वन क्यों आवश्यक है। वन क्यों आवश्यक है तो लिख लीजिएगा कि वन क्यों आवश्यक है। तो लिखिएगा वन हमें, वन हमें लिखिएगा, वन हमें दवाइयाँ देता है, आश्रय देता है, चारा देता है, ईंधन देता है, खेल का सामान देता है, और उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। हमें ऑक्सीजन देता है, हमें मिट्टी को बांधने में सहायता करता है, शहद देता है, फल देता है, गोंद एवं लाख देता है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है, इमारती लकड़ी देता है और रबर देता है। बस इसीलिए हमारे वन क्या है? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हमारे क्या हो जाते हैं? वन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जल्दी से लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिए, लिखिए। अच्छा, ये भी पूछेगा थोड़े आपसे कि वन, वन क्या होते हैं, वन से क्या क्या हमें लाभ होता है, वन क्यों आवश्यक है, वन क्यों आवश्यक है। तो वन क्यों आवश्यक है तो लिख लीजिएगा कि वन हमें आवश्यक इसलिए है क्योंकि दवाई देता है, आश्रय देता है, चारा देता है, ईंधन देता है, खेल का सामान देता है और ऑक्सीजन देता है, और CO2 को सोखता है। CO2 को क्या करता है? सोखता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि वन हम, इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि वन हमें, वन हमारी, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। बस पूरा करता है, इतना लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको और कुछ लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, वन्य जीवन क्या होता है? वन्य जीवन का मतलब होता है कि वन्य जीव में क्या, चलिए तो थोड़ा सा साउंड बंद हो गया था, तो ये बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें अगला हेडिंग जो बाबू मुझे कराना है, अगला हेडिंग का नाम है वन्य जीव।
वन्य जीव यानी कि बोले वाइल्ड लाइफ, क्या बोले भैया, वाइल्ड लाइफ। देखिए कि वन्य जीव में क्या होता है, आप जानिए कि वन में रहने वाले जीवों को ही वन्य जीव कहा जाता है, ठीक है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आप लोग जानते हैं कि 1972 में लाया गया था, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, ये बात आप अच्छी तरीका से जानते हैं, ठीक है। इसके तहत क्या क्या बचाव हुआ था, तो इसके तहत अगर मैं कहूं तो आया था बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, बाबू लिखते चलिएगा, ठीक है। उसी के बाद गिद्ध संरक्षण भी आया था, गिद्ध संरक्षण भी लाया गया था, ठीक है। उसके लिए हाथी संरक्षण भी लाया गया था, हाथी संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। ये बाघ लाया गया था 1973 में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण लाया, गिद्ध है ना, 2006 में लाया गया था। हाथी संरक्षण 1992 में लाया गया था। अगर लिखना चाहें तो और लिखिएगा, मगरमच्छ संरक्षण भी लाया गया था, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था, वो लाया गया था 1974 में। कब लाया गया था, 1974 में, ठीक है। अलग अलग जीवों को बचाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है, एक जानते हैं गुजरात में एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है दोस्तों, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह गुजरात में है। कहाँ है सर, यह गुजरात में है। अच्छा दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है, तो यह एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसी के तर्ज पे आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडा को मारा जा रहा है, औषधि में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग है। तो ये एक सींग वाले गेंडा का भी जो कारनामा होता है, वो एक सींग वाले गेंडा के बारे में जान लीजिएगा कि एक होता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है दोस्त, एक होता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों लिखवा रहे हैं सर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू, वो कब लिखवा, वो एक सींग वाला, एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गेंडा के लिए, गेंडा के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है, असम में है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी अगर मैं कहूँ थोड़ा सा मिटा मिटा के लिखूंगा ताकि आसानी पूर्वक हो जाए, ठीक है। मैं मिटा मिटा के लिखाऊंगा तब तक आसानी पूर्वक हो जाए, ठीक है। चलिएगा, अगर आप लोग देखते होंगे बाघ, अच्छा बाघ क्यों लिखवाएं, बाघ हमारा राष्ट्रीय जीव है। क्या है, राष्ट्रीय जीव कह दे कि जानवर कह दे, कि राष्ट्रीय जानवर कह दे, ठीक। बाघ जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु, जानवर से अच्छा है कि राष्ट्रीय पशु लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, राष्ट्रीय पशु है। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कह दूंगा मोर, मोर क्या है, मोर क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जानवर कह देंगे तो ये आपका बारहसिंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर आप लोगों से कह देगा, क्या कह देगा, अगर आप लोगों से विरासत पशु कह देगा, विरासत पशु कह देगा, तो वहां पे आपका हाथी आ जाता है। क्या, हाथी मेरा साथी। कौन, मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म एक बहुत पहले आया था, हाथी मेरा साथी, ठीक है, हाथी मेरा साथी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इससे जरूरत है। अच्छा, जंगल में क्या देखने को मिलता है, तो सरीसृप देखने को मिलता है, उभयचर देखने को मिलता है, स्तनधारी पक्षी, कीट, वन, कृमि, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीव मंडल में प्रजातियों को आरक्षित किया जाता है। क्या कहता है, आरक्षित माने उनको संरक्षण देने का कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, कोबरा और करय सांप भी इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगला है, अगला क्या है भैया, लिटिल स्टंट है। क्या है, लिटिल स्टंट है, एक बात याद रखना है, ठीक है, लिटिल स्टंट है। चलिएगा, यानी कि लिटिल स्टंट है क्या, ये जानते हैं, यह आर्कटिक क्षेत्र में सबसे छोटा प्रवासी जीव है। यह आर्कटिक क्षेत्र में सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है, जीव नहीं पक्षी है। इसका वजन 15 ग्राम होता है। भारत तक यह पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। लिखिएगा, यह सबसे छोटी पक्षी है, पक्षी है। वजन लिखिएगा, वजन 15 ग्राम तक। यह आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। भारत तक, भारत में ये 8000 किलोमीटर की दूरी
की दूरी तय करके करके आती है। क्या करती है? तय करके आती है। एक बात याद रखना है, ठीक ना? क्या आती है? तय करके आती है। यही लिटिल डिस्टेंट है। इसके बारे में इतना ही जानकारी चाहिए, इससे ज्यादा आपको और जानकार बनने की जरूरत ना है, ठीक है। चलिएगा, ये बात रहा खत्म। अब हम चलते हैं आपको एनसीईआरटी की तरफ लेकर। थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है तो धीरे से थोड़ा सा वक्त भी देना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ना है, ठीक है। यह एनसीईआरटी बुक है, आप लोग जानते हैं। इसको लाइन बाय लाइन खींच के पढ़ाते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। 200 पे आ जाइएगा, 200 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, अब देखते हैं। कह रहा है कि आप मौसम के बारे में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो नाराज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यानी कि हीरोइनिया जब कहती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी कि मौसम क्या है, हमेशा बदलता रहता है। दिन में 2-3 बार बदल जाएगा, तुरंत घाम हो जाएगा, तुरंत आंधी आ जाएगी, तुरंत बारिश हो जाएगा, तुरंत मौसम साफ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। कह रहे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजों खाना पसंद करते हैं। यानी कह रहा है कि जब ठंडा होखेला तो गर्म खाइल चाहने जा, आ गर्म होला तो ठंडा खाना खाइल पसंद करेंगे, लेकिन हमके हमेशा गर्म में खाना पसंद बा। चलिए ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिएगा, कह रहे कि सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, मार्च से मई तक गर्म मौसम, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसमी वर्षा, यानी कि शरद ऋतु। क्या होता है? शरद ऋतु होता है। एक एक चीज मैं बढ़िया से लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे देखना है, वन लाइनर के तौर पे सट 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 पढ़ के आगे निकल जाना है, ठीक है। चलिए, कह रहे कि ऋतु, शीत ऋतु क्या होती है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी कि लंबवत जब किरण नहीं पड़ती है, तिरछी किरण पड़ती है तो प्रकाश बहुत कम प्राप्त करता है, रातें बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए वहां की मौसम क्या होती है? ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? कर गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये 21 जून की कहानी आती है, ठीक है। यह 21 जून की कहानी आती है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो उत्तर भारत में गर्मी पड़ता है, उत्तर भारत में हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आओ खेलें। अच्छा, खेलेंगे, ठीक है, खेल लेते हैं, देखते हैं कैसे खेलने में मजा आता है। कह रहे कि हमारे देश के सभी लोग, सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, को सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के लिए सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। खेसरिया नहीं कहता है, अरे बहुत आटे गर्म हवा, बच के रहो, ठीक है। लूह लग जाता है तो आम का जूस बना के पी लीजिएगा। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? अरे बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं और बना के पीते हैं, कहते हैं अब हमारा लूह ना लगता हूँ, ठीक है। गर्मी के बाद पहली वर्षा में आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाए। ये भाई, हम खेसरिया थोड़े हैं कि गाना गावे लगम। हम पढ़ा सकते हैं, गाना ना गा सकते हैं। ये गलत बात कह रहा है, हमको गाने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है गर्मी के बाद पहली वर्षा में हमें आनंद होती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, सही बात है, सब जगह गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। याद करिए, आगाइए। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें और लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवारों से प्राप्त करें।
सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, उर्दू में बारिश, मराठी में पाऊस और बंगाली में वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र, कह क्या रहा है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए हेडिंग कर दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। कह रहा है कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यानी कह रहा है कि समुद्र से जमीन की तरफ बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वहां पे क्या होती है, वर्षा हो जाती है। अगर इन पवनों को टकराने के लिए अगर कोई भी चीज पहाड़ वहाड़ नहीं मिलेगा तो ये पवने अपने साथ बुनी लेके चली जाएगी हिमालय ऊपर। ठीक करे कि मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। करे इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। कर किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कह कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यानी कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। भारत की जो कृषि भी है वो मानसूनी कृषि पर क्या है, आधारित है। ठीक है, चलिए रुक रहे भाई, चलिए कह रहा है दोस्त कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है, यह अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, यानी कि भारत की कृषि यह किस पर, वर्षा पर निर्भर है। वर्षा बढ़िया, कृषि बढ़िया, वर्षा नहीं, कृषि बढ़िया नहीं। कर अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्या कर रहा है, फसलों का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बात लिखा है, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगा या नहीं होगा रे भाई। कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल बोलते बोलते आधा सा पड़ गया है। कर किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मारुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर एवं द्रास कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक क्या है, ठंडे हैं, क्योंकि समुद्र तट से भी प्रभाव पड़ता है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मुंशीराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति कर हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम तथा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि ऐसे वनस्पति जो बिना लावारिस हैं, सिंपल बात है, जो ना कि माये बापना है, वो अपने से उगेंगे, अपने से डूबेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, कह रहा है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। कह रहा है कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को क्या करते हैं, रोकते हैं। मिट्टी के अपरदन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ये बताना पड़ेगा।
अपने घर के आगे जो द्वार होता है उसमें से मिट्टी को, ऊपर वाली धूप को हटा दीजिए, बारिश होगा देखिएगा सारा मिट्टी बह जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। लिखवाए हैं ना जी अच्छे से। वन वन जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर, माने जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मना सकते हैं। ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास से शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। माने लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि पेड़ पौधों का उपयोग कम करना चाहिए, काटना कम चाहिए। ठीक है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब एक कई सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले। ठीक है। चलिए, ये आपको तो पूरा अच्छे से लिखवा दिए हैं, दिखा दिए हैं। ठीक है, फिर मत कहे कि नहीं है। अब है वन्य प्राणी, माने वन में रहने वाले जीव को वन्य प्राणी कहा जाता है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का क्या होता है, निवास स्थान होता है। ठीक है। चलिएगा, जैसे कह रहा है जो लिखवाएं, अभी अभी लिखवाएं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कह रहा है कि इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। यानी कह रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जीव जंतुएं पाई जाती हैं। उनका बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतुएं होंगे जिनका भी नामकरण ही नहीं किया गया है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। ठीक है। हमको सबसे अच्छा लगती है गौरैया। ठीक है। चलिए, अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करैत क्या है, प्रमुख है। सोच लो, कोबरा, किंग कोबरा को साइंटिफिक नाम में नाजा नाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजा नाजा कहते हैं। ठीक है। चलिएगा, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? यही बात पूछ रहा है। ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक बचा हुआ लिटिल स्टंट के बारे में। ठीक है। चलिएगा, यहां से पढ़ लेते हैं। कह रहे, क्या आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों के जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थ खरीदने से क्या कर सकते हैं? इनकार कर सकते हैं। अगर हम लोग लेदर का बेल्ट नहीं लगाएं, लेदर का पर्स ना रखें, लेदर का बैग ना लें, तो लेदर मार्केट में जब लेदर का सामान नहीं बिकेगा तो लेदर का सामान कोई बनाएगा क्यों? ठीक है। कह रहे कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अच्छा, ये तो वास्तव में सही बात है ना यार, कि अगर हम लोग मान जाएं, ठीक है, हम लोग मान जाएं कि हम लोग जानवरों के शरीर से बने हुए जितने वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उसका प्रयोग करना बंद कर दे तो शायद उन पर थोड़ा अंकुश लग सकता है। चमड़ा का बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चमड़ा का बेल्ट नहीं बनेगा। सिंपल, सभी लोग कह देंगे नहीं बनाए तो कंपनी पागल थोड़े हैं। हम चमड़ा का पर्स नहीं रखेंगे तो कंपनी पागल थोड़े है। चलिएगा,
अब कह रहा है कि प्रवासी पक्षी, कह रहा है कि कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, कार्लिव, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टर्न प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टर्न जिसका वजन 15 ग्राम होता है आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ आती है? भारत में आती है। कहाँ आती है दोस्त? भारत में आती है। ठीक है, अच्छा ये देना है क्या उत्तर? सही उत्तर देना है। ये तो कह रहा है कि संक्षेप में लिखना है। आई कह रहा है कि सही उत्तर दीजिए। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मानसीराम मेघालय में है। ठीक है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है? दक्षिण पश्चिम तो स्थल से समुद्र की ओर नहीं, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, चलिए हो गया खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे आपका अपना ही परिवार है आस एजुकेशन परिवार। ठीक है, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं। बाय बाय।